नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ निधि यादव। आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज। वक्त हो चुका है देश दुनिया की बड़ी 25 खबरों का। आइए रुक करते हैं उन खबरों को। हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LIC बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। वह महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला भी रखी। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ऐसे समय में जब देश संविधान के 75 साल का जश्न मना रहा है, 9 दिसंबर की ये तारीख हमें समानता और विकास को सर्वव्यापी बनाने की प्रेरणा देती है। साथियों, चुनाव के दौरान आप सभी माताओं बहनों ने नारा दिया था, महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। उस नारे को हम सभी ने अपना संकल्प बना दिया है। उसी संकल्प के साथ आज आप सबके दर्शन करने के लिए आया हूं और मैं देख रहा हूं जहां मेरी नजर पहुंच रही है, माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में। साथियों, अब यहां देश की बहनों बेटियों को रोजगार देने वाली बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। बेटियों को अभी यहां बीमा सखी के प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मैं देश की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कुछ साल पहले मुझे यहां पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हुआ। अकेले हरियाणा में ही बीते दशक में हजारों बेटियों का जीवन बचा है। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत। अब इस कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें जज यादव कह रहे हैं कि उनके बच्चे सहिष्णु नहीं हो सकते क्योंकि वे जानवरों की बलि देते। हमारे बच्चे अहिंसक और सहिष्णु हैं क्योंकि वे वेद पढ़ते हैं। देश बहुसंख्यकों की इच्छा के मुताबिक काम करेगा। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली से हरिद्वार जाते समय 2 दिसंबर को मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल, जिनकी उम्र 48 साल है, उनका अपहरण हो गया था। अपहरण के इस मामले में अब मेरठ से तार जुड़ रहे हैं, जिसमें यह बात उजागर हो रही कि सुनील पाल का अपहरण करने वाले ने मेरठ में उनके नाम से ज्वेलरी खरीदी थी, उनसे ऑनलाइन रकम भी ट्रांसफर कराई थी। हैरानी की बात तो ये है कि इतना सब होने के बाद भी इनकी भनक किसी को नहीं लगी। दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल और 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन मैं अब सुरक्षित बाहर आ गया हूँ। अपना ध्यान रखिए। बाकी बातें पुलिस स्टेटमेंट में चल रही है, मैं उसका भी आगे आपको जवाब पहुंचा दूंगा। लेकिन फिलहाल आपकी दुआ और आपका प्यार मेरे साथ था, है और हमेशा रहेगा। 2 तारीख को किडनैपिंग हुई थी दिल्ली से, और दिल्ली के बॉर्डर मेरठ की तरफ से, और बाकी मैं बातें आगे बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और बिजनेसमैन गौतम अडानी का एक वीडियो बनाया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अन्य सांसदों के साथ मोदी अडानी एक हैं के नारे लगाएं और हमें न्याय चाहिए के भी नारे लगाएं।
पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी दिल लुमिनाती टूर इंडिया को लेकर चर्चा में बने हुए। उनके कंसर्ट को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है। इस बीच दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट की टिकटों की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो दिलजीत के कंसर्ट की टिकटों को दोगुने दामों में बेच रहे थे। वहीं इंदौर पुलिस ने दिलजीत दोसांझ के टिकटों की कालाबाजारी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने कहा कि कालाबाजारी में शामिल गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने कंसर्ट के टिकट ऑनलाइन खरीदे थे और फिर उन्हें 10,000 रुपए तक में बेचे थे। ये कि कोई ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही थी टिकट की, और जानकारी मिली कि 2 व्यक्ति इसमें कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्होंने ऑनलाइन टिकटें खरीदी थी और उसको हायर डबल रेट पर बेचने की कोशिश कर रहे थे। उस पर 2 लोगों को पकड़ा है और अब इसको कर अधिनियम मनोरंजन कर अधिनियम के तहत इनको एसडीएम साहब के यहाँ इसका इस्तिगासा पेश किया। कितनी टिकट पकड़ाई? इसमें टोटल 5 टिकटें पकड़ाई हैं और ये लगभग 4-5 हज़ार रुपये की कीमत थी। इनको 10,000 रुपये में बेचने की कोशिश की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अगले साल उद्घाटन से पहले सोमवार को अपना पहला ट्रायल रन पूरा किया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया कि ट्रायल रन 15 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान फ्लाइट के जरिए हवाई अड्डे का डाटा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय दर्ज करेगा। ट्रायल के दौरान कोई समस्या आती है तो उसे दूर किया जाएगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही हुआ न हो, लेकिन आम आदमी पार्टी तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। आपने आज अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हर बार पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन इस बार उन्हें जंगपुरा सीट से मैदान में उतारा गया है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के 3 महीने बाद भारत के विदेश सचिव उच्च स्तरीय वार्ता के लिए बांग्लादेश पहुंचे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जसीम उद्दीन के साथ वार्ता की। मिस्री देश के विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि विदेश सचिव बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी शिष्टाचार भेंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह मामले पर पहले से ही सुनवाई कर रहा है। याचिका में हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर आंदोलन की वजह से बंद मार्ग को खोलने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि राजमार्ग को रोकने के लिए मौलिक अधिकारों का हनन राष्ट्रीय राजमार्ग कानून और भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई शहरों में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। पारा लुढ़कने के साथ ही पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी भी हो रही है। ऐसे में कई लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों पर जा रहे हैं। अगर आप भी बर्फबारी देखने के लिए पहाड़ों पर जाने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सावधान भी रहें। दरअसल बर्फ की वजह से कई बार सड़कों पर गाड़ी फिसल जाती है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। राज्यसभा में आज जारी गतिरोध के बाद विपक्षी सांसदों ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है। विपक्ष ने सदन में सभापति धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से विपक्ष अडानी रिश्वतखोरी मामले पर केंद्र सरकार को लगातार घेर रहा है। सोमवार को सत्ता पक्ष ने जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी से जुड़ा मुद्दा उठाकर विपक्ष को घेर लिया। Corruption is no longer rewarding. Corruption is not a passage to opportunity, employment or a contract. It is passage to jail. The system is securing it. Now, again you go on high moral ground. The corrupt must not be dealt because it's a festive season. It's let's say farming season. How can there be any season to save those who are culpable? Take root to rule of law. That is the only way.
दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली में डीटीसी कर्मचारियों की मांग को मानते हुए ड्राइवरों और कंडक्टरों की तनख्वाह को बढ़ा दिया गया है। अब संविदा ड्राइवरों को 32,918 रुपए मिलेंगे और संविदा कंडक्टरों की जो सैलरी होगी वो 29,250 रुपए होगी। इसके लिए दिल्ली के सीएम आतिशी मारलेना ने चुनाव के पहले साफ कहा कि डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए ड्राइवरों और कंडक्टरों की सैलरी बढ़ाई जाएगी, साथ ही इनको अपने घरों के नजदीक ही ड्यूटी दी जाएगी। उसी तरह से जो एक पिंक डिपो था, जहां पर दिल्ली से सभी हमारी बहनों को इकट्ठा करके वहां पे ट्रांसफर करके पिंक डिपो बनाया गया था, उनकी ये मांग थी कि उनको अलग अलग डिपो में जहां से लाया गया है, उनके घर से बहुत दूर पड़ रहा है, तुरंत प्रभाव में ऑर्डर निकाल के उनके उस काम को करने का काम किया, उनके जो डिपो थे पुराने उसमें भेजने का काम किया। और सबसे बड़ी मांग जो हमारे डीटीसी कर्मचारियों की थी, और इतनी बड़ी मांग इन लोगों की थी कि ये लोग आज जो नौकरी कर रहे थे, इनको कॉन्ट्रैक्चुअल पे रखे हुए थे और इनको जो तनख्वाह थी, वो तनख्वाह जो थी, इनको ना बेसिक डीए मिलता था, ना ग्रेड पे मिलता था। और आज मुझे आप सबको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, सभी यूनियन के साथी हमारे साथ हैं, हमारे सभी ड्राइवर भाइयों को, सभी हमारे कंडक्टर भाइयों को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी ने, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आज वो जो प्रस्ताव था, वो उनका प्रस्ताव जो उनकी मांग थी, जिसकी लड़ाई हमारे सभी यूनियन के साथी बहुत लंबे समय से लड़ते हुए आ रहे थे कि उनको बेसिक डीए और ग्रेड पे मिलना चाहिए, उसकी फाइल को प्रिंसिपल अप्रूवल आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसपोर्ट विभाग की मंत्री होने के नाते और डीटीसी बोर्ड की चेयरमैन होने के नाते उसको आज अप्रूवल दे दिया है। और वो फाइल अब यहां से एनजी के पास भेज दी गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी जल्द ही हमारे भाइयों का जो बेसिक डीए और ग्रेड पे है वो लागू हो जाएगा और हमारे डीटीसी के जो हमारे 20,000 ड्राइवर और कंडक्टर भाई हैं, उनका रोजगार सुरक्षित होगा, साथ साथ उनकी एक तनख्वाह में एक बड़ी बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी उनका जो उनको सैलरी मिल रही थी वो 22,000 के आसपास मिलने का काम होता था। इसके लागू होने के बाद हमारे कंडक्टर भाइयों को 29,000 के आसपास 29,000 सैलरी मिलने का काम दिल्ली के अंदर होगा। और उसी के साथ हमारे ड्राइवर भाइयों को जिनको भी 22-21,000 कुछ रुपए तनख्वाह मिलती थी, उनकी तनख्वाह 32,200 रुपए के आसपास हो जाएगी। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी का और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो लड़ाई हमारे डीटीसी यूनियन के भाई हम सब मिलकर ये लड़ रहे थे अपनी जायज मांगों के लिए, उन जायज मांगों को सरकार ने मानने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जी ने उन जायज मांगों को मानने का काम किया और आतिशी जी ने, हमारी मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर फैसला लिया। और अब जल्द ही इनका घर भी खुशहाल होगा, इनके घर में भी बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी। जहां पूरे देश भर में महंगाई का आलम है, वहां दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी दिल्ली के हमारे ड्राइवर और कंडक्टर भाइयों को यह सौगात देने का काम किया है। तो मैं सभी डीटीसी के कंडक्टर और बस ड्राइवर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने हमारे कहने पर अपनी हड़ताल को खत्म किया था। हमारे यूनियन के साथी हमारे साथ यहां मौजूद हैं, जिन्होंने इस संघर्ष में मुख्य धारा में आकर इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। मैं इन सबको भी बधाई देता हूं कि आप सबके एक लंबे संघर्ष की, जो बहुत लंबे समय से आपका संघर्ष चला आ रहा था कई वर्षों से, उस संघर्ष की आपकी जीत हुई है। और सभी कर्मचारी भाइयों को मैं एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में गंगा के किनारे बसा शहर सांस्कृतिक जश्न का केंद्र बनने जा रहा है। जिले में 2025 में होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यह जश्न पूरे 45 दिन का होगा, जो 14 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। यह साल 2012 में हुए महाकुंभ से करीब 3 गुना बड़ा होने वाला है। सूबे की सरकार ने 15 से ज्यादा विभागों को तैयारी के प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी सौंपी है। तैयारी में 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरा करने का टारगेट रखा गया है। फिर बोला को फोन कर, वर्ल्ड कप दे उनका।
देश में खाने में मिलावट और नकलीपन का खेल इतना फैला हुआ है कि आपको हमेशा सेहत खराब होने का खतरा बना रहता है। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां प्रशासन और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है और जिले में सिंथेटिक दूध और सिंथेटिक पनीर बनाने वालों की जमकर धरपकड़ की। साथ ही नकली दूध बनाने में काम आने वाले केमिकल गोदाम पर भी छापा मारा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का काफिला वृंदावन दर्शन के बाद आगरा के न्यू दक्षिणी बाईपास पर एक ढाबे पर रुका, जहां उनके सुरक्षा कर्मियों का शराब के नशे में 3 युवकों से विवाद हो गया। विवाद के बाद काफिला पेट्रोल पंप पर रुका। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री का हाथ धोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ढाबा संचालक ने विवाद से साफ इनकार किया। आज यानी कि सोमवार को सुबह इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की वेबसाइट 1 घंटे के लिए बंद हो गई, जिससे यूजर्स के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करना बहुत मुश्किल हो गया। डाउन टाइम मैसेज के अनुसार मेंटेनेंस एक्टिविटी के चलते ई टिकटिंग सर्विस बंद थी। IRCTC की सर्विस न मिलने के कारण यूजर्स ने सोशल मीडिया एक्स का सहारा लिया और अपने विचार व्यक्त किए। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहीदगाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनवरी के लिए टल गई। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य माना था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। शाहीदगाह कमेटी ने कुल 3 याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस संजय खन्ना और संजय कुमार की बेंच ने की। अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से दायर मुकदमों की मेंटेबिलिटी पर अपनी लिखित दलीलें जमा करने के आदेश जारी किए। बांग्लादेश मुद्दे पर दिखा ममता बनर्जी का रौद्र रूप। बोली, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बिहार पर कब्जा करेंगे, उड़ीसा पर कब्जा करेंगे। मैं उनसे कहती हूँ कि भाई आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुंदर रहिए। आप में तो क्या किसी में भी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा सब पर कब्जा कर लेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। আর যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করব, উড়িষ্যা দখল করব, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন কারো নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো? এটা ভাববার কোনো কারণ নেই। আমরা যথেষ্ট সচেতন নাগরিক এবং আমরা যথেষ্ট সক্রিয়, কিন্তু আমরা ধৈর্যের পরীক্ষা দিই। তার কারণ এটা আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে শিখেছি যে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণী। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने पटना पुलिस का BPSC अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करने पर उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में किसी प्रकार का लाठीचार्ज किया जाना दुखद है, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार की जो सरकार है उसका एक चरित्र है कि अगर कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने आता है तो सरकार लाठीचार्ज का आसान जरिया मानती है। लोकतंत्र में लाठीचार्ज वगैरह दुखद है। यहाँ पर जो सरकार है नीतीश जी की, इस सरकार का एक कैरेक्टर रहा है, कोई भी आता है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने तो सरकार लाठीचार्ज को सबसे आसान जरिया मानती है। जो पूरा हल्ला हंगामा हुआ वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ है और मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार का दोष इतना ही है कि उन्होंने समय रहते लिखित में उसको क्लियर नहीं किया। सरकार की लापरवाही की वजह से ये सारी परेशानी हुई, क्योंकि सरकार को वो करना ही नहीं था। सरकार अभी क्लैरिफाई कर चुकी है कि हमें नॉर्मलाइज नहीं करना था। सरकार की जो कार्यशैली है, किसी बात को समय रहते क्लियर न करना, कोई आ गया डिमांड करने तो उस पर लाठीचार्ज करना या उसको उससे बातचीत न करना, तो दुखद है, नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले तो किसी प्रकार का लोकतंत्र में लाठीचार्ज वगैरह दुखद है, लेकिन यहाँ पर जो सरकार है नीतीश जी की, इस सरकार का एक कैरेक्टर रहा है, कोई भी आता है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने तो सरकार लाठीचार्ज को सबसे आसान जरिया मानती है। तो लाठीचार्ज की तो एकदम बिल्कुल निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए और अगर किसी ने किया है, कोई अधिकारी दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बच्चे को मुझे बताया गया है कि चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में है। हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो वहां मदद हो सकती है, शायद उनका पैर टूट गया है। जहां तक विषय की बात है तो जो पूरा हल्ला हंगामा हुआ वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ है और मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार का दोष इतना ही है कि उन्होंने समय रहते लिखित में उसको क्लियर नहीं किया। क्योंकि कल तो सरकार ने अब जब हंगामा होने के बाद बता रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एग्जाम एक ही पेपर से होगा या कोई इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं, तो मामला वो खत्म है। तो ये दिखाता है कि सरकार की लापरवाही की वजह से ये सारी परेशानी हुई, क्योंकि सरकार को वो करना ही नहीं था। सरकार अभी क्लैरिफाई कर चुकी है कि हमें नॉर्मलाइज नहीं करना था, नहीं करना है। एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, तो एज सच कोई मामला नहीं है।
लेकिन कल जो बात हुई वो सरकार की जो कार्यशैली है, किसी बात को समय रहते क्लियर न करना, कोई आ गया डिमांड करने तो उस पर लाठीचार्ज करना या उसको उससे बातचीत न करना, तो दुखद है, नहीं होना चाहिए। लेकिन दो मांगे हैं अभ्यर्थी की, एक मांग तो थी सर्वर को वापस से आप रिओपन नहीं, देखिए वो सर्वर की मांग नहीं है, अभ्यर्थियों की, कुछ अभ्यर्थियों की शायद, जहाँ मुझे मेरी जो समझ बनी है कि वो ये चाहते हैं कि फॉर्म भरने के लिए डेट को और एक्सटेंड किया जाए। सरकार का ऐसा कहना है कि पहले ही एक बार डेट एक्सटेंड किया जा चुका है 20-22 दिनों के लिए, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोगों को चूंकि एक बार अवसर दे दिया गया है तो फिर से अब उसका डेट एक्सटेंड करना नहीं करना वो सरकार का निर्णय है कि सरकार करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी वजह से सरकार नहीं करना चाह रही है क्योंकि लॉजिस्टिकली कई चीजें चेंज करनी पड़ेंगी तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विद्यार्थियों पर या समाज के किसी वर्ग के बात पर, प्रोटेस्ट पर, उनके लोकतांत्रिक अधिकार पर लाठीचार्ज कराना वो एक तरह से गलत है और ये हुआ इसलिए कि सरकार ने समय रहते हुए अपनी स्थिति को उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। अगर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया होता तो बच्चे यहाँ जमा नहीं होते, ये लाठीचार्ज जैसी कोई गलत काम हुआ नहीं होता। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस नहीं लीड कर सकती है तो टीएमसी की जो लीडर है ममता बनर्जी वो इंडिया ब्लॉक को लीड करेंगी। भाई ममता जी सीनियर लीडर हैं, वो इंडिया कोalition वाले लीडर वाले जाने कि कौन लीड करेगा कौन नहीं करेगा, हम उस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं। कोई भी जो गठबंधन है, कोई गठबंधन या कोई कोalition है, ये उनका इंटरनल मामला है कि वो उसको कौन लीड करेगा। जहां तक हम लोग जानते हैं कि इंडिया अलायंस को कोई सच कोई एक व्यक्ति या दल तो कोई लीड कर नहीं रहा था। अभी जब पिछले 1.5-2 बरस से जब से इंडिया अलायंस बना है उसमें कोई एक व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है कि कोई संयोजक के तौर पे। आप लोग तो देखा नीतीश कुमार उस गठबंधन में थे, संयोजक बनने गए थे, लोगों ने इनको बनाया नहीं तो बेचारे रूठ के फिर वापस चले आए। तो इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक अभी तो है नहीं। बाई डिफॉल्ट कांग्रेस चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस के नेतागण उसको चलाते हुए दिखते हैं। तो ममता बनर्जी जी ने अगर मांग रखी है तो इंडिया गठबंधन का मामला है, हम लोग उस पर क्या कह सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल होने के दौरान बिहार के सेलिब्रिटी टीचर खान सर की तबीयत बिगड़ गई। यूट्यूब पर छाए रहने वाले चर्चित टीचर खान सर की तबीयत को लेकर अब एक नया अपडेट सामने आया। करीब 3 दिन से अस्पताल में भर्ती खान सर को डिस्चार्ज कर दिया गया। खान सर पटना के डॉक्टर प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती थी। गुजरात के कच्छ में 2 दिसंबर को कुछ जालसाजों के एक गिरोह ने एक प्रतिष्ठित ज्वेलर्स के घर पर छापा मारा था और 22 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश को कब्जे में लिया था। कच्छ पुलिस ने 12 लोगों को इस गैंग को अरेस्ट किया है। देखिए कैसे ईडी ऑफिसर बनकर इन्होंने रेड डाली थी। जो हमें जानकारी मिली है, हमें आशा है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे, बाकी डरने की कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर इन केस कुछ ऐसा लगता है किसी का फोन आना नहीं, किसी का फोन लेना नहीं, आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे काम की, तो वो ज़्यादा जल्दी से चीज़ें सुलझ जाएगी। नहीं होगा तो चीज़ें लंबी जाएगी। अभी हम आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि आपके नॉलेज में ऐसा कुछ है तो आप हमें अभी से बता दीजिए, नहीं तो फिर चीज़ें लंबी चीजें होती जाएगी और फिर फैमिली को तकलीफ हो या किसी को भी चीज हो वो वाली बात। तो अब आपको क्या कहना है आप बता दीजिए, तो फिर मुझसे बाद में हमारा हम सर्च ऑपरेशन चालू करें। आपको क्या पूछना है, मतलब आपके पास में कैश कितना है, शॉप पे रहेगा, आपने जो जानकारी देंगे उससे ज्यादा कुछ चीजें मिली तो आप गलत जानकारी के इलाज में आपको 6 साल मैं ऐसे ही बताऊंगा और इससे ज्यादा निकले कम निकले तो मैं भी गलत हो जाऊंगा। यस बिल्कुल, मैं गलत जानकारी नहीं और चीजें होने से मतलब है ये सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। हाँ नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं मुझे रियली इधर मुझे पक्का नहीं पता है कितना है, इसलिए मैं कोई ऐसा फिगर नहीं बोलना चाहता। सारे सब चीजें जो आपके घर है सारा चीज लोकेशन हमें तो पता है। हाँ बिल्कुल पता है, इसलिए आपको बताने का ये LAC आप बता दोगे उतनी चीजें कम होगी। हाँ और चीजें बताएंगे तो घर पे कैश होगा, लेकिन कितना होगा वो मैं फिगर मुझे नहीं। आप देख लीजिए, आपको टाइम दे रहा हूँ। बिल्कुल है ना, आप देख लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ। कितना चाहिए आपको टाइम? 20 मिनट आधा घंटा ले लीजिए, ले लीजिए। एक हमारा स्टाफ रहेगा आपके साथ में, ठीक है, आप चेक कर लीजिए यहाँ पे। इसके अलावा
इसके अलावा जो आपके पास में गोल्ड हो, कुछ अनैतिक चीजें हो, सिंपल सी बात है, ज्वेलरी वाली बात नहीं, ज्वेलरी हमें भी समझ में आता है ज्वेलरी क्या होती है, ज्वेलरी ना, गोल्ड के बिस्किट होते हैं, ब्रिक्स होती है, चीजें होती हैं, जो भी है, बिल्कुल बिल्कुल जो है मैं आपको कहानी कितनी है, डायमंड कितने हैं, जो अनथराइज है, बिल नहीं है जिनका, वो सारा सब चीजों का कुछ फर्क होगा। बिल आपके पास में कितनों के मिलेंगे, कितनों के नहीं मिलेंगे, ठीक है, उस हिसाब से आप आराम से सोच लीजिए। हम अभी आपको बिल्कुल सहयोग से काम करेंगे, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है, आप सोच लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत मिसगाइडिंग बिल्कुल नहीं, हम ऐसे ही उठते नहीं आए हैं, मुझे पता है। वो आप जो है आप पूरा उसका इलेक्शन करके आए हो, वो हम पता है। इसलिए अभी का भी आपको छोड़ रहे हैं कि भाई चीजें आप अपने हिसाब से कर लें और हमें सही जानकारी दे दें कि भाई चीज है ऑन रिकॉर्ड ही नहीं। मुझे और भी क्वेश्चन है, जैसे कि ये जो आप करेंगे उसके बाद का स्टेप क्या है? उसके बाद का स्टेप है कि अगर आप कोऑपरेट करते हैं तो हम आपको कोऑपरेट करेंगे। दीपिका पादुकोण हाल ही में बेंगलुरु में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में नजर आई थी। बेंगलुरु में कुछ दिन पहले पेरेंट्स के घर रहने के बाद दीपिका मुंबई वापस आ गई हैं। ऐसे में अब दीपिका पादुकोण बेटी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई हैं। दुआ को गोद में लिए दीपिका की फोटोज खूब वायरल हो रही। दीपिका के एयरपोर्ट लुक की बात करें तो उन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। उन्होंने दुआ को गोद में ऐसे लिया हुआ था कि उनका चेहरा नहीं नजर आ रहा था। कोई मिल गया फेम प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर अपने लाडले जय और अपनी मां की ट्यूनिंग की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें जय अपनी नानी के साथ रसोई में रोटी बनाते नजर आ रहा। प्रीति जिंटा ने कैप्शन में लिखा, जीवन में सबसे अच्छी चीजें मुफ्त हैं, जैसे नानी माँ और हमारे सबसे छोटे शेफ जय की बनाई गई इस रोटी को खाने का मजा। सभी को हैप्पी संडे। एक्ट्रेस के बेटे जय का जन्म 2021 में सेरोगेसी के जरिए हुआ था। कपल की एक बेटी भी है जिसका नाम जिया है। बिग बॉस के ताजा सीजन में 3 लोगों की दोस्ती बहुत ही जबरदस्त चली। एक विवियन डिसेजा, दूसरी अविनाश मिश्रा और तीसरी ईशा सिंह। लेकिन अब घर का माहौल पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो विवियन डिसेजा अब तक पूरे घर का नूर थी, वही अब सबके निशाने पर है, फिर वो चाहे उनका पक्का दोस्त हो या फिर उनकी फेवरेट शिल्पा शिरोडकर। बिग बॉस सीजन 18 का लेटेस्ट प्रोमो इस मायने में काफी चौंकाने वाला है। बिग बॉस के फैंस को तो ये ट्विस्ट खासा मजेदार लगेगा। विवियन डिसेजा के फैंस को इसे देखकर जरूर झटका लगेगा। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। इससे यूपी में ठंड बढ़ गई है। आगामी दिनों में ठंड में और इजाफा होने का पूर्वानुमान है। वहीं आज यूपी के प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर जिले में आसमान में बादल आंख मिचौली करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे यूपी के इन जिलों में हल्की बारिश होने का संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश से जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पारा लुढ़केगा, वहीं प्रयागराज के आसपास के जिलों में भी बारिश होने से यहाँ के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे 10 डिग्री से नीचे तापमान जाने की संभावना है और ठंड काफी बढ़ जाएगी। फिलहाल 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। बने रहिए स्टार भारत न्यूज के साथ।